नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे, जहाँ पे पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्रों को हम हल कर रहे हैं। और मैंने इसके पहले की वीडियो में आपसे हिंदी व्याकरण का जो भाषा का अंग है, आपके 15 प्रश्न का गद्यांश और पद्यांश का, उसको सॉल्व किया था और आपको तरीके बताए थे कि कैसे आगामी परीक्षाओं में आप उससे सहायता ले सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ भाषा शिक्षण में जो उसका सेकेंड पार्ट है आपका 22 दिसंबर 2021 का, उसके भाषा शिक्षण से आने वाले प्रश्न जो आए थे उनकी चर्चा, कैसे ये सहायक हो सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं उस समय के आए हुए प्रश्न में, चूंकि 15 प्रश्नों की हमने गद्यांश पद्यांश की बात कर ली थी और वो जो प्रश्न बचे हुए थे हमारे, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो सीधे आते हैं अपने प्रश्नों पे। भाषा शिक्षक के रूप में आप, यहाँ पे जो प्रश्न था आपका, पहला प्रश्न है कि भाषा शिक्षक के रूप में आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला प्रश्न का विकल्प था पाठ्य पुस्तक, दूसरा भाषा आकलन, तीसरा भाषा शिक्षण और चौथा है संसाधन सामग्री। अब देखिए, सबसे जरूरी बात क्या पूछा गया है कि भाषा शिक्षक के रूप में आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्नों में, चूंकि भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक, इन चीजों में चारों विकल्प सही हैं, लेकिन कौन सा वह विकल्प है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पाठ्य पुस्तक तो होती ही होती है, लेकिन सर्वाधिक की बात हो रही है क्योंकि चारों विकल्प सही हैं, लेकिन भाषा शिक्षक के रूप में किसे सबसे ज्यादा आपको देना है। भाषा आकलन ये बाद की बात है, तो ये भी नहीं। संसाधन सामग्री किसके लिए जरूरी है? भाषा शिक्षण के लिए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि आप भाषा के शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? भाषा का शिक्षण करेंगे पाठ्य पुस्तक के द्वारा, संसाधन सामग्रियों के द्वारा, उसके बाद उसका आकलन करेंगे बच्चों के अधिगम के बाद कि बच्चों ने कितना, कैसे, किस स्तर पे उनका जो सीखने का स्तर है वो कैसा है। तो सबसे पहले क्या होगा? भाषा शिक्षक क्या करेगा? भाषा का शिक्षण करेगा। तो आपका सही उत्तर बी का जो प्रश्न संख्या 16 है उसका भाषा शिक्षण आपका सही उत्तर था। 17वां प्रश्न था आपका कि पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आपको पहले ही बता दिया गया है कि पहली कक्षा, आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रश्न के रूप में कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में मूल रूप क्या है। तो पहली कक्षा के रूप में, बच्चे पहली कक्षा के हैं, तो उसमें पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो सरल हो, जटिल हो, सहज हो या साहित्यिक हो। तो सबसे पहले इरेज करो कि जो बिल्कुल नहीं हो सकता है। साहित्यिक, छोटा बच्चा है, पहली कक्षा है, तो साहित्यिक होना यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सरल, जटिल, सहज, तो सरल और सहज के पहले हम जटिल को हटा देंगे क्योंकि छोटे बच्चों को समझाने के लिए सरलता और सहजता दोनों जरूरी होती है। अब हमें देखना है कि बच्चे को सहज रूप में सिखाना होता है, सरलता तो होगी ही होगी। तो आपको देखना है कि पाठ्य पुस्तक जो है उसकी भाषा सरल हो कि सहज हो। कक्षा 1 में 1 के स्तर के अनुसार ही होगा और वो क्या होना चाहिए? ऐसी भाषा का प्रयोग जो सहज हो, बच्चों को सीखने में सहजता दे, वो आपका उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या आपकी जो 17 है उसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 18वें प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियों बच्चों के श्रवण कौशल, भाषा विस्तार, पठन कौशल या फिर जो उत्तर आपका प्रश्न था लेखन कौशल को सुधारता है। पाठ के अंत में, ये ध्यान दीजिए कि प्रश्न में पूछा गया पाठ के अंत में दिया गया अभ्यास एवं गतिविधियां, बच्चा कक्षा में पूरे पाठ को पढ़ चुका है, उसके बाद की गई है कि जब वो पढ़ चुका है तो उसमें से जो अंत में अभ्यास एवं गतिविधियां होती हैं वह बच्चों के किस में मदद करती हैं? क्या वह श्रवण कौशल में? नहीं, ये जब हम पाठ को पढ़ाते हैं उस वक्त की बात होती है, तो ये नहीं होगा। भाषा का विस्तार, लेखन कौशल या फिर इसमें से कौन? तो बच्चों का क्या मदद होता है जब अभ्यास और गतिविधि बच्चा करता है, तो उसमें से क्या आगे बढ़ती है? क्या भाषा का विस्तार होता है? नहीं, वो तो पाठ में पढ़ चुका है। लेखन कौशल या पठन कौशल? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें से हम चारों में से कौन सा सही उत्तर दे सकते हैं।
लेखन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, ये तीनों यहाँ पे उत्तर आपके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन तीनों का होना होता तो तीनों साथ में होते। बच्चा लिखता है, पढ़ता है, सुनता है, बोलता है। तो पठन, वाचन, लेखन जो आपके कौशल हैं, पठन, लेखन, श्रवण, ये सारे क्या है? कौशल में है। तो जाहिर सी बात है वह जो आखिर वाला होता है वो बच्चों के भाषिक विस्तार को देता है। बच्चा चारों के द्वारा, जो श्रवण है, लेखन है, वाचन है और पठन है, उसके द्वारा बच्चे का भाषिक विस्तार हो रहा है, इसीलिए उसके लिए अभ्यास और गतिविधियां कराई जाती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके 18वें प्रश्न का बी सही उत्तर। 19वां प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय कम महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण इसमें सारे बिंदु हैं, लेकिन आपको बताना है कि जब हम कहानियों का चयन करेंगे प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों के लिए कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानियों का कलेवर, कहानी की लंबाई व विस्तार, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या बच्चों का अनुभव संसार। अब कम महत्वपूर्ण, तो आप जानते हैं सबसे जरूरी बच्चों के लिए क्या है? कहानी किस तरह से बनाई गई है। ठीक है, बच्चों को पढ़ने, उसको सुनने में क्या हो? रुचिकर बना रहे, तो ये जरूरी है। कहानियों की लंबाई, विस्तार, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण शब्द है, ये होना चाहिए और बच्चों का अनुभव उसमें जुड़ा होना चाहिए जिससे बच्चों का वो अनुभव बढ़े। तो सही उत्तर क्या हो सकता है? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कहानी कितनी लंबी व कितना विस्तार दिया गया हो। तो आपके ये तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। कम महत्वपूर्ण क्या है? उसकी लंबाई और विस्तार। तो आपका सही विकल्प, क्योंकि कम महत्वपूर्ण, तीनों महत्वपूर्ण है, में इसका लंबा बड़ा होना, विस्तार होना, इसकी महत्ता उतनी ज्यादा नहीं है। इसीलिए आपके 19वें प्रश्न में जब आप कहानियों की बात में महत्वपूर्ण बिंदु कम है तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा बी, कहानियों की लंबाई व विस्तार। 20वां प्रश्न देखिए कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। पढ़ने की कुशलता, जब बच्चा देख के पढ़ पा रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लिपि ज्ञान, तेज गति, अर्थ, शब्द ज्ञान। अब सबसे जरूरी चीज क्या है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अब देखिए लिपि ज्ञान भी जरूरी है, तीव्र गति हो न हो ये जरूरी, लेकिन बच्चे को ज्ञान होता है। तीव्रता कब आएगी? जब बच्चा पढ़ना सीख जाता है, उसके अर्थ को समझता है, उसके लिपि को समझता है, लिख सकता है, उसके अर्थ को जानता है, शब्दों को जानता है, तो वो तीव्र गति से पढ़ सकता है। लेकिन पूछा गया पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने की कुशलता है। अब बच्चों को, बच्चे के अधिगम की बात नहीं की जा रही है, तो आप बिल्कुल ये नहीं करेंगे लिपि ज्ञान, क्योंकि पढ़ने की कुशलता है ना, कि बच्चा कैसे तेज पढ़ पाए, कैसे सही से पढ़ पाए। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसका शब्द ज्ञान भी है, लिपि ज्ञान भी है, तभी तो वो पढ़ पा रहा है, तभी तो कुशल है। तो वहां पे सबसे जरूरी क्या है? अर्थ उसका पता होना। जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अर्थ को समझता है तो उसकी पढ़ने की कुशलता उसमें दिखाई देगी। किसमें? उसके अर्थ के साथ। लिपि ज्ञान, अब यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, लिपि और शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों अगर एक होता तो शायद उसकी बात की गई होती, लेकिन लिपि से ही, जब हम लिपि में वर्तनी सीखते हैं, वर्ण सीखते हैं, तो शब्द सीख जाते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके भाषा को सीखने के लिए, लेकिन पढ़ने की कुशलता की बात की गई है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, उसका अर्थ महत्वपूर्ण है। बच्चा उस अर्थ को समझ रहा है, उसको पढ़ रहा है, उसकी कुशलता उसमें आ रही है। 21वां प्रश्न देखिए। 21वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि प्रश्न है आपके समक्ष, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा हो तो होती है, लेकिन डॉट की सचेत जानकारी नहीं होती। बच्चे, अब देखिए जब हम जहाँ पैदा होते हैं हमें एक भाषा मिली होती है जो परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, नातेदार लोग बोल रहे होते हैं, मतलब हमें उसको सीखना नहीं पड़ता है, हम सुन सुन के भाषा सीख गए होते हैं। आप देखते हो कि लोग, सभी लोग बोल लेते हैं, लेकिन कुछ साक्षर होते हैं, उसमें से कुछ पढ़े हुए लोग होते हैं, कुछ के पास डिग्रियां होती हैं। तो पढ़ना बोलना सबको आता है, सभी भाषा सीख सकते हैं बोल के, लेकिन क्या पठन आता है, क्या लेखन आता है, ये जरूरी है। तो जब बच्चा स्कूल आता है तो बोल सकता है, बोलने की शक्ति उसके पास है, लेकिन क्या उसके पास जानकारी नहीं है, वो हम देखते हैं वर्णमाला, व्याकरण, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने। अब देखिए बेटा, सबसे जरूरी बात क्या हो गई यहाँ पे
क्योंकि बच्चा विद्यालय आने से पूर्व, तो आप सभी लोग देखते हैं घर के छोटे बच्चे होंगे या आप होंगे, आप जब पहली बार स्कूल गए होंगे तो आपको लाइन खींचना, वर्णमाला पढ़ना सिखाया जाता है। हमें पहले क्या करते हैं, उस वर्णमाला से रूबरू कराते हैं, पता लगाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसको क बोलना हमें आता है लेकिन क लिखना नहीं आता है, तो हमें वर्णमाला की जानकारी नहीं होती है भाषा संपदा होते हुए व्याकरण सुनना बोलना। अब चूंकि यहाँ पे सही उत्तर देना है तो वर्णमाला नहीं है, हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तो ये सब किस में आएगा, ये आपके आएगा व्याकरण की सचेत जानकारी नहीं होती है। हम व्याकरणिक चीजों को नहीं जानते हैं और व्याकरण में हम वर्णमाला को पढ़ते हैं, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, व्याकरण सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन व्याकरण की जानकारी नहीं होती है। अब देखते हैं कि जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, अब देखिए ये प्रश्न पहले भी जब हम प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे वहां भी, तो आप जान लीजिए कि जो विकार वाले प्रश्न है वो ज्यादातर आते हैं और यही प्रश्न 2020 के भी प्रश्न पत्र में आया था और यहाँ भी पूछा गया है कि जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वो किससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न पत्र में सेम यही प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न किसका था कि बच्चों में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब वाणी का विकार होता है उसको अप्राक्सिया कहते हैं, ठीक है ना। सुनने की विकार होते हैं उसको अलग नाम देते हैं और आपके एपीबीडी बीडी कई सारे रोग होते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जिसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो आपको इसके पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने सारे विकारों के बारे में, जो बच्चों के विकार हो सकते हैं, उसमें आप जानते हैं डिस्कैलकुलिया होती है। ये किसके लिए होता है, ये सीखने का विकार होता है, बच्चा सीखने में उसको दिक्कत होती है, तो ये नहीं है क्योंकि ये किसी और की बात की जा रही है इसमें। उसके बाद एक विकार आपका होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया इसमें दिया हुआ, डिस्ग्राफिया दिया हुआ है। इसमें बच्चा क्या हुआ, ये जो मैं डिस्लेक्सिया की बात कर रही हूँ, डिस्प्रैक्सिया उसमें मोटर संबंधी उसको विकार होते हैं, वो समझ नहीं पाता है बच्चा। और जब बात होती है डिस्लेक्सिया, ये जो डिस्लेक्सिया है ये आपके पढ़ने की कठिनाई को दिखाता है। जब बच्चा भाषा के समझने को, पढ़ने को नहीं समझ पाता है तो उसको हम डिस्लेक्सिया में रखते हैं। और जो आपका आखिरी वाला है डिस्प्रैक्सिया की हम बात करते हैं, ग्राफिया, ये सुनने के विकार को होता है, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिस्लेक्सिया, जिसमें बच्चों को पढ़ने के विकार के होते हैं। इसमें बच्चों का जो सीखने का उसमें गणना की होती है उसकी विकार आ जाते हैं। तो हमें इन विकारों को बहुत अच्छे से समझ के याद रखना है क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है और डिस्लेक्सिया कई बार पूछा गया है बच्चों से। तो आपको इन विकारों के बारे में, कठिनाइयों के बारे में, जो बच्चे के सीखने में गणना के विकार होते हैं, जो उनके अक्षरों के ज्ञान के विकार होते हैं, जो सीख नहीं पाते हैं, क्यों बच्चे बार बार जब फेल होते हैं तो उसमें कौन सा विकार है, या बच्चे जब दृष्टि के एबीबीटी होता है, एपीटी होता है, ये कौन कौन से विकार है, इन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं प्रश्न का उत्तर। आपके 23वां प्रश्न है कि भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है उसमें कि बच्चों के सीखने में मदद करना, बी बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, सी बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना और डी बच्चों को अपने गति से सीखने के अवसर देना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि भाषा आकलन का कौन सा उद्देश्य नहीं है। जब हम बच्चों के भाषिक आकलन को करते हैं तो इसमें क्या नहीं है जिसको हमें ध्यान नहीं रखना है। आपके ऑप्शन के उत्तर देखिए जल्दी से कि भाषा आकलन, अब यहाँ पे क्या है, जब हम बच्चों को ये देखते हैं कि बच्चा कितना भाषा सीख रहा है, भाषा का शिक्षक होने के नाते, तो बच्चों के सीखने में मदद हम बिल्कुल करेंगे, तो ये उद्देश्य हमारा है। बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, ये भी हमारा उद्देश्य है। फिर है बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना, ये भी सही है। तो उत्तर क्या होगा, उद्देश्य नहीं है। ये तीनों उद्देश्य हैं बच्चों को सीखने के, तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये उसका उद्देश्य नहीं है भाषा आकलन का। आपके उस कक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात हो सकती है, वो उसका उद्देश्य हो सकता है, लेकिन भाषा आकलन में ये उद्देश्य नहीं है। तो आपका सही उत्तर बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना ये भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपका कि भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा, सर्वाधिक उचित होगा। पहला
तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या कि नहीं, क्यों? दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? और डी, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगाना चाहता था? अब निम्न से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न, चलिए, कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित होगा? भाषाई क्षमता। बच्चों में जब हम किसी क्षमता को आंकते हैं कि बच्चा उस प्रश्न को कैसे भाषा के आधार पे समझ पा रहा है कि नहीं, तो इसमें देखिए, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया, ये प्रश्न का उत्तर होगा। जब बच्चा कोई प्रश्न पूछेंगे तो उस कहानी को सुन के जो कहानी होगी उसका उत्तर देगा। चूहा टोपी में क्या पहनना चाहता था, तो बच्चा उसका उत्तर देगा। चूहा टोपी पर सितारे क्या लगाना चाहता था, तो कहानी के अंदर उसके सारे बात हैं। लेकिन जब बच्चों से आप ये प्रश्न पूछेंगे जो कि उस कहानी का अंश नहीं है, लेकिन फिर भी आप बच्चों के भाषिक आकलन को देखेंगे। कैसे? आप कहेंगे कि अगर आप दर्जी होते, आप बजाज होते, तो चूहे को कपड़ा देते क्यों नहीं और क्यों नहीं देते? तो बच्चा अपने शब्दों में, अपने अधिगम के जो उसके शब्द हैं, उन शब्दों से उसका उत्तर देगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बच्चों की दृष्टि में, चूंकि बच्चों का अधिगम कितना हुआ है, आपको ये करना है। तो ये तीनों जो उत्तर लिखे हुए हैं, ये जो तीनों चीजें हैं, ये किसी कहानी के अंश से प्रश्न पूछे गए हैं जो उस पाठ्य पुस्तक में, जो आपका पाठ था उसमें दिया हुआ है। तो इसमें उत्तर जो लिखा है बच्चे वही देंगे, लेकिन आप बच्चों को आकलन करने जाएंगे तो बच्चा बताएगा ना कि वो कपड़ा देगा कि नहीं। तो बच्चे इसमें रुचि भी लेते हैं, वो बहुत ही अपने अपने कल्पना के द्वारा अपने भाषिक रूप से उसका उत्तर देंगे। तो बच्चों की भाषा का आकलन होता कि अगर मैं होता या मैं होती तो मैं क्या करती, कपड़े देती नहीं देती। और क्योंकि उत्तर में बच्चे जो जो बातें लाते, वो उसकी भाषिक क्षमता का आकलन उसमें हो जाता। तो हम उसमें क्या करते, हम बच्चों को, ये जो पहला प्रश्न होता ये उचित होता बच्चों के आकलन के लिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, सर्वाधिक सही उत्तर हमारा वहीं से निकलेगा। अगला देखिए 25वां प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? अब यहाँ पे क्या है, सभी उचित हैं, लेकिन तुलना में कौन सा? अपेक्षा उपेक्षा दो शब्द है। उपेक्षा तिरस्कार, अपेक्षा हम जब किसी से उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग हुआ है अपेक्षाकृत, तीन विकल्पों के से ज्यादा कौन सा उचित होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न देखिए, अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो और अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। अब जब आपने 5-5 की बात कर दी, लिखने की, बोलने की और 10 वाक्य लिखने की, तो बच्चा क्या है 10 ही लाइन लिख के चुप हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी बच्चे को कहानी के रूप में कहेंगे कि आप मुझे कहानी सुनाइए अपनी भाषा में, तो बच्चा 10, 20, 30 जितनी उसकी शब्द क्षमता होगी अपने भाषा की, वो उसके आधार पे अपनी बात बोलेगा। तो सर्वाधिक अधिक उचित क्या होगा कि बच्चा अपनी भाषा में अपनी कहानी को सुनाए। तब उसके पास जितना भी कल्पना है, जितना शब्द है, उन सब का वो प्रयोग करेगा। ये तीनों भी जरूरी है, ये तीनों भी करेंगे, लेकिन कहानी के द्वारा बच्चे की क्षमता को हम ज्यादा जान सकते हैं कि बच्चा कितना कल्पनाशील है, कितने शब्द हैं उसके पास जिसको वो कहानी में बोल सकता है। 26वां प्रश्न देखिए, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब, अब कब ये होगा, प्रश्न पूछा गया है कि कब सरल हो जाएगा पढ़ना लिखना सीखना। अब पढ़ना, जब हम किताब को पढ़ पाएं, जब उसको लिख पाएं बिना देखे, और उसको सीख जाएं बिना किताब के, उसको बोल सकें, लिख सकें, देख सकें, तो कब होगा, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, बी उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, निरंतर अभ्यास कराया जाए, निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। अब देखिए सरलता की बात की गई है बच्चों के लिए कि कब होगा ये पढ़ना लिखना सरल, जब बच्चों के साथ एक उद्देश्य जोड़ दिया जाएगा। उद्देश्य से जुड़ी हुई चीजें हमेशा क्या हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं इस प्रक्रिया में। तो ये सब तो चूंकि सरलतम की बात की गई है, तो ये भी उत्तर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि वर्णमाला ज्ञान तो हम कराएंगे ही, अभ्यास भी कराएंगे और परीक्षाओं का आयोजन होता ही होता है। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त सरलता की बात होगी वो उद्देश्य से
जोड़ने की हो जाएगी। तो 26वें का पहला जो आपका है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा अब साहित्यिक, प्रकारात्मक, भावनात्मक या अलंकारिक। आप सबने बचपन से जब भी हम पढ़ते थे तो आप जानते हैं कि भाषा के रूपों की जब अध्ययन करते थे तो वहाँ पे ये जो रूप लिखने के आते थे, हाई स्कूल इंटर में हम बात करते थे। तो भाषा कैसी है, तो भाषा की संरचना, भाषा किस रूप में लिखी गई है, और दूसरा पक्ष क्या होता था, अब दिया है साहित्यिक, प्रकारात्मक, भावनात्मक या अलंकारिक। तो संरचना क्या होगी, भाषा किस रूप में बनाई गई है, और दूसरा उसका उत्तर हो जाएगा साहित्यिक तो रूप होता है, कोई रचना होती है तो वो नहीं होगा। भावनात्मक, भावना के साथ भाषा का रूप, अलंकार और ये तीनों। प्रकारात्मक होता है, संरचनात्मक पत्र होता है, दूसरा किस तरह से भाषा प्रयुक्त की गई है। तो आपका दूसरा पक्ष क्या है, प्रकारात्मक हो जाएगा। तो 27वें का जो आपका उत्तर है वो सी हो जाएगा, उत्तर आपका सही। 28वां प्रश्न है कि भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। 28वां प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है, पहला ऑप्शन है भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, उचित नहीं है पूछा गया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन उचित नहीं है, किसके लिए, भाषिक क्षमता के लिए, भाषिक क्षमताओं को जानने के लिए। तो भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तो ये तो सही है। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती, दूसरा भाषाई क्षमताएं एक क्रम में सीखी जाती हैं, भाषाई क्षमताओं की में समझ अंतर्निहित होती है। अब देखिए बच्चों, सबसे जो जरूरी चीज है इसमें आपको ध्यान रखने की, कौन सा कथन उचित नहीं है। जब यहाँ पे एक है कि एक क्रम से नहीं सीखी जाती हैं या एक क्रम से सीखी जाती हैं, इसमें से एक ही बात सही होगी, दोनों बात सही नहीं हो सकती है। आप जानते हैं जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो क्रमवार भाषिक क्षमताओं की बात नहीं होती। तो जो यहाँ लिखा है कि भाषिक क्षमताएं एक क्रम में सीखी जाती हैं, ये कथन उचित नहीं है। एक क्रम में उसका सीखना नहीं होता है, वो सिलसिलेवार क्रम में नहीं, वो समझ में अंतर्निहित होता है, इसलिए क्रमबद्धता नहीं होती है। तो 28वें का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। फिर 29वां प्रश्न है कि विद्यालय की पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चों को डॉट के अवसर प्रदान करें। अब आप जानते हैं कि शिक्षा का जो रूप है वो किस रूप में होना चाहिए, तो पाठ्य की चर्चा सहगामी, एक साथ जो बच्चे मिलकर क्रियाएं करते हैं क्लास में, कक्षा में, वो कैसी हो, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग या अभिनय। कहा गया ना कि पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाएं जो बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करें। जब बच्चा क्रियाएं करे एक साथ मिलके, किसमें, पाठ्य चर्चा के रूप में, तो भाषा का प्रयोग का अवसर प्रदान करे, ये जरूरी होता है। तो आपकी अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी, ये भाषा प्रयोग की हो जाएगी। तो सही उत्तर सी आपका हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहला रेडियो, दूसरा टेलीविजन, तीसरा अंतःक्रिया और डी परीक्षाएं। अब प्रश्न देखिए कि भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, जब बच्चा रेडियो सुनेगा, बिल्कुल नहीं, टेलीविजन से बिल्कुल नहीं, परीक्षा एक तरीका हो सकता है, लेकिन जब बच्चे अंतःक्रियाएं करते हैं तब वो सर्वाधिक भाषाई क्षमताओं को आगे विकसित करते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर अंतःक्रिया हो जाएगी। तो तीसरा प्रश्न है उसका सही उत्तर सी हो जाएगा, अंतःक्रिया। हम सब ने आज जो क्लास पढ़ा, जिस परीक्षा को हमने ध्यान में रखते हुए, वो आपके दिसंबर में जो आयोजित परीक्षा की गई थी 2022 की, उसकी हमने बात की। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए गैलेक्सी टीचर क्लासेस से, जहां पे हम विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं और आपको तरीके बता रहे हैं कि अगस्त में होने वाले सीटेट की परीक्षा में आप कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और एक शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गैलेक्सी टीचर क्लासेस से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।